So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. From today's lecture we are going to start our next module, that is distributed forces, जिसमें हमें दो मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, that is first one is the centroid and the second one is the moment of inertia. तो आज के लेक्चर से हम सेंट्रॉइड स्टार्ट करते हैं. तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं उसके. सो ये सेंट्रॉइड जो होता है उसके साथ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे. इनको यूज करके इन एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जाता है, इसका अंडरस्टैंडिंग यूज किया जाता है बहुत सारे एप्लीकेशंस में. जैसे आप ये कैमरा देख सकते हो, कैमरा गिम्बल, जिसमें कैमरामैन इसको इस हाथ को कैसे भी रोटेट करता है, फिर भी उस कैमरे की जो फ्रेम है वो चेंज नहीं होती है, वो स्टेबल होती है. ये डिजाइन करने के लिए सेंट्रॉइड का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं घर पे, या आपने खेला होगा कभी, तो इसमें हम इन ब्लॉक्स को निकालते हैं. तो जब हम निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं कि उसका सेंट्रॉइड बना रहे और वो बैलेंस में रहे. उसमें हम इनडायरेक्टली इसका नॉलेज यूज कर रहे हैं. सही है. जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी बनाए जाते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके भी वो स्टेबल रहते हैं. वो डिजाइन करने के लिए, उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेंट्रॉइड का नॉलेज इंपॉर्टेंट है. जैसे ये स्टोन देख रहे हो आप, ये नेचुरली इस तरह से अरेंज हो चुका है कि उसका सेंट्रॉइड, उसका वेट बैलेंस कंडीशन में है. तो ये क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हमें सेंट्रॉइड जरूरी है. वैसे ही आप अगर झूले में बैठे होगे, अगर मेले में गए हैं और वहां पे झूला देखा होगा, तो झूले में अगर वो आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो क्या करता है, उन सेल्स में वो जब फिलअप करने की कोशिश करता है आपको, तो वो किसी भी सेल में आपको बैठने नहीं देता है. वो क्या करता है, वो पहले अगर इसको फिलअप करेगा, इसको फिल करता है, इन दोनों को फिल करता है, तो वो ट्राई करता है कि इन दोनों को पहले फिल किया जाए. फिर बाद में अगर वो इसको फिल करता है तो ट्राई करता है कि इसको फिल किया जाए, फिर इसको फिल करेगा और फिर इसको फिल करेगा. ऐसा वो क्यों करता है, ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड होता क्या है. सही है. सो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं रियल लाइफ में. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड. अभी सेंट्रॉइड क्या होता है, ये ज्योमेट्री के रिलेटेड है. ये जो टर्म है किसी भी ज्योमेट्रिकल एलिमेंट के बारे में चीज है. ज्योमेट्रिकल एलिमेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स मतलब लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स है ना, स्टैंडर्ड. ये 2 डायमेंशन में हो गए. वैसे अगर क्यूब देखा जाए, स्फीयर देखा जाए, कोई पिरामिड होगा, ये क्या है, 3D ज्योमेट्रीज है. तो इनके अंदर क्या है उसके बारे में सोचना नहीं होता. जब भी हम ज्योमेट्री के बारे में सोचते हैं तो उसके अंदर क्या फिलअप किया हुआ है इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ उसकी बाउंड्री के बारे में सोचते हैं. वो बाउंड्री यूज करके किस तरह का ज्योमेट्री बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई डंडी है, सो दिस इज अ लाइन, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, सो दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. सो सेंट्रॉइड मतलब क्या, द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री, इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे सर्कल हमें पता है सबको, अगर ये सर्कुलर ज्योमेट्री है तो हमें पता है कि उसका सेंटर यहाँ पे है. सो दिस इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. सो सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. लेकिन सेंटर ये वर्ड जो है वो सिर्फ सर्कल के लिए एप्लीकेबल है. अगर हमें किसी अदर ऑब्जेक्ट का, जैसे इस डंडी का सेंटर ढूंढना है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा वो. सही है. तो इस पॉइंट को हम सेंटर नहीं बोलते, जनरली उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है. तो सेंट्रॉइड क्या है, इनडायरेक्टली वो सेंटर ही है. और उसका टेक्निकल डेफिनेशन अगर है तो क्या है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दैट, इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो जैसे मैंने बताया, लाइन लाइन ये ज्योमेट्री रहेगा तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, उसके सेंटर पे आएगा. सही है. अगर रेक्टेंगल है, समझो कोई रेक्टेंगल है, तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, इस डायगोनल को ज्वाइन करो, इस डायगोनल को ज्वाइन करो, यहाँ पे आएगा वो, ये पॉइंट इस रेक्टेंगल का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा. दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड का सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ज्योमेट्री ले लो, उसका सेंटर जो रहता है उसका सेंट्रॉइड होता है. सही है. इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट का देखते हैं, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, आगे के टॉपिक समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक 3D ऑब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ. जैसे एक बक्सा लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ बॉक्स लाइक दिस. Now tell me where is the centroid of this box? Now this is geometry ना, so उसके बारे में, उसके अंदर क्या फिलअप किया है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर वुडन बक्सा है या मेटल का बक्सा है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है. सिर्फ उसकी बाउंड्रीज ऑब्जर्व करनी है. बाउंड्रीज कहाँ पे है, यहाँ पे. इन बाउंड्रीज को यूज करके उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर हमें ढूंढना है. तो हम अगर उस ऊपर वाले सरफेस का अगर सेंट्रोइड ढूंढता हूँ तो मैं क्या मिलेगा मुझे, ये डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा,
ये डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, उसके ऊपर वाले सरफेस का सेंटर हो गया। लेकिन हमें पूरे बक्से का सेंटर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, नीचे वाला जो सेंटर ये रहेगा उसका नीचे वाला सरफेस, उसका भी सेंट्रोइड ढूंढ लूंगा। तो ये रहेगा, ये नीचे वाले सरफेस का हो गया। मुझे टोटल सरफेस का चाहिए, तो ये इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, उस लाइन का सेंटर जो रहेगा दैट विल बी द सेंट्रोइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कैसे फाइंड किया मैंने, समझ रहे? अब वैसा ही मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखाया है। अब देखो ये बक्सा है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे इस वॉल के ऊपर, यहाँ पे सेंटर पे आएगा। कैन यू ऑब्जर्व दिस? अब ये जो पॉइंट है, ये इस 3D ऑब्जेक्ट का, 3D ज्योमेट्री का सेंटर है, दैट इज सेंट्रोइड। क्लियर हो गया सबको सेंट्रोइड क्या होता है? अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टर्म क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताओ इस बक्से के अंदर क्या मास फिल किया हुआ है राइट नाउ, इसके अंदर क्या है? इसका खुद का वेट है, इस बाउंड्रीज का जो वॉल है इसका खुद का वेट है, और इसके अंदर जो एयर फिलअप किया हुआ है उसका वेट है, सब मिलके इस बक्से का वेट बन रहा है। सही है? अब वो वेट कहाँ पे काम कर रहा है, वो जो मास है उसका, वो कहाँ पे काम कर रहा है, किस पॉइंट पे काम कर रहा है? यही पे काम करेगा वो मास भी, क्योंकि अगर यहाँ पे पकड़ता हूं तो बैलेंस में रह रहा है। तो यहाँ पे इस केस में अभी सेंट्रॉइड जो है इस ऑब्जेक्ट का, उसी के ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास देन? उसका पहला समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होता है। यह ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट्स, इज सपोज टू एक्ट, उसके ऊपर वो मास काम करता है। इसका जो कुछ भी मास रहेगा, इस वॉल और हवा, इनको मिला के जो मास बनेगा वो किसके ऊपर काम करेगा? इस पॉइंट के ऊपर काम करेगा। अभी अगर ग्रेविटी नीचे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। सही है? तो उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अभी इस सिचुएशन में जो मैंने दिखा रहा हूं, इस सिचुएशन में आपका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सिचुएशन में इसके अंदर जो कुछ भी मास फील किया हुआ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं, तो मास सेम यूनिफॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर मास ज्यादा इधर कम है, इधर ज्यादा है, ऐसा नहीं है। इस वजह से सो वेन एवर देर इज अ कॉन्स्टेंट डेंसिटी, व्हेन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, सेंट्रॉइड कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास। जैसा मैंने ये एग्जांपल अभी दिखाया, इसमें क्या हो रहा है देखो, दिस इज एग्जांपल वेयर इस बक्स में क्या हो रहा है, आपका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो कुछ ये सेंटर वाला पॉइंट था, इसके ऊपर सेंट्रॉइड भी वही है और सेंटर ऑफ मास भी वही पे है। सो बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम पॉइंट बिकॉज द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल हमें बताया। अब हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है अगर समझो, फॉर एग्जांपल व्हेन द डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन द डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म मतलब क्या, इस बक्से में जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड पे मास बढ़ा देता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दो बॉटल्स रख देता हूँ। ये कुछ वेट है मैंने यूज किया है, इस साइड पे मैंने डाल दिया, ये वेट इस कॉर्नर पे डाल देता हूँ। तो अब मुझे बताओ ये वेट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मास कहाँ पे शिफ्ट हो गया? इस साइड पे ज्यादा मास है, बीच में कम मास है, इस साइड पे भी मास कम है। अब मुझे बताओ इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर अभी भी कहाँ पे है? वो तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि बाउंड्री तो चेंज हुआ नहीं, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर वहीं पे रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि चेंज नहीं हुआ है, तो वही पे रहेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर मास ज्यादा है। देखो अभी मैं अगर इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये बैलेंस नहीं होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अब ये मास इधर शिफ्ट हो चुका है। तो अभी मेरा सेंटर ऑफ मास जो है इधर आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ सेंट्रोइड अभी भी यहाँ पे है। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड दोनों अलग है। सो इफ द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ मास मे बी डिफरेंट। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मे बी डिफरेंट। हैव यू ऑब्जर्व? मैंने ये नहीं बोला कि डिफरेंट ही होगा, मैंने बोला मे बी डिफरेंट। समझाता हूं। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, हमारा सेंट्रोइड जो है वो पहले ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस साइड, इसलिए वो वहीं पे रहेगा जो पहले था। लेकिन हमने इधर बॉटल्स को ऐड किया, उस वजह से हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्लियर? अब मैं देखो क्या करता हूं, अब आपको पता है कि भाई सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं अगर कुछ और वेट्स को लेता हूं, कुछ मास इधर भी सेम सेम मास है जितना बॉटल का वेट है, इधर भी ऐड करता हूं, इधर भी ऐड करता हूं। तो अब क्या हो गया, इधर जितने दो बॉटल्स है उतने इधर भी दो बॉटल्स ऐड कर दी मैंने। तो अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? कैन यू गेस? अगेन सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टू द सेंटर।
एग्री। अब इस केस में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है, लेकिन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा मास है, इस एरिया में मास कम है, इस रीजन में देखोगे आप सेंटर वाले रीजन में तो मास है कम है, और इस रीजन में देखोगे इस साइड पे तो अगेन मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, सो डेंसिटी इज वेरिंग, बट स्टिल द सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास आर ऑन द सेम पॉइंट। सो ऐसा हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि जब डेंसिटी आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो आपका सेंट्रॉइड शिफ्ट ही हो जाएगा या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मे और मे नॉट कोइंसाइड। सो आई विल राइट डाउन हियर सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट बी आइडेंटिकल, गेटिंग और नॉट। सो दिस इज व्हाट दी कंडीशन, जब भी सेंट्रॉइड मास यूनिफॉर्म नहीं है तो आपके दोनों पॉइंट्स अलग आएंगे, ऐसा हो सकता है। So now if you are clear with the centroid and center of mass, now we'll see the what is the center of gravity. तो ये टर्म बहुत आसान है। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास समझता है तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने ही वाला है। और अगर आपकी पूरी जिंदगी आपका जो कुछ रिसर्च रहेगा, आप कुछ का जो कुछ भी इंडस्ट्री में काम रहेगा, अगर आप हमारी धरती के ऊपर ही करने वाले हो, आप बाहर जाके कहीं करने नहीं वाले हो, तो इन दोनों में फर्क समझने की जरूरत भी नहीं है। वैसे क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सलरेशन। अब जो हमारा धरती है वो कितने फोर्स से हमें नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, कितने इंटेंसिटी से हमें नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, और वो इंटेंसिटी वेरी हो रही है क्या, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास आर एट द सेम पॉइंट इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट। इफ g इज कांस्टेंट, g मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि हमारा अर्थ का जो 9.81 वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट पूरे सरफेस के ऊपर, अर्थ के पूरे सरफेस के ऊपर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कुछ हाइट तक की भी वो उतना ही है। सही है। सो जितना वर्किंग एरिया हम जहाँ पे नॉर्मली काम करेंगे 99% केसेस में, उस केस में जी कांस्टेंट होने वाला है, एंड दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी आइडेंटिकल। और इसके साथ अगर आपका डेंसिटी भी कांस्टेंट है, विद कांस्टेंट डेंसिटी और यूनिफॉर्म डेंसिटी, all three will be same. Okay, so all three points will coincide on the each other. इसके आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे वो पॉइंट्स, इस तरह से उसका कोऑर्डिनेट्स उसके सेम रहेंगे। अब इसका यहां से हम समझते हैं कि इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या आएगा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ मास का क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर पूरा मास एक्ट करता है, उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा, जिस पॉइंट के ऊपर पूरा वेट एक्ट करेगा। मास को मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से तो वेट बनता है। सो इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू एक्ट। सही है। जिस पॉइंट के ऊपर पूरा वेट काम करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। और इस केस में क्या था, जिस पॉइंट के ऊपर पूरा मास काम करेगा उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। गेटिंग। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका जो वेट है, इसका जो कुछ वेट है, अभी ग्रेविटी अर्थ पे है तो इसका वेट कहीं पे काम करेगा, तो वो जो पॉइंट रहेगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट जो है कहाँ पे रहेगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है समझो, तो उसके ऊपर इसका पूरा वेट एक्ट करेगा, इसका पूरा वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, उस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा, और वो पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे वो टिका हुआ है। उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिल जा रहा है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं, इसलिए बैलेंस है। गेटिंग और नॉट, मतलब क्या, वो जो पॉइंट है जिसमें से इसका सारा वेट उस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि इस वर्टिकल लाइन के ऊपर है, जो कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टिका हुआ है उस पॉइंट से ही उसका वेट ऑफ पॉइंट पे जा रहा है, इसलिए वो क्या है, बैलेंस कंडीशन है। अभी सिचुएशन आप इमेजिन करो, अगर इसको आप पुश करते हो, अब जैसे आप इसको पुश करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह के रॉक को आप पुश करोगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसके साथ शिफ्ट होगा, वो तो फिक्स पॉइंट होता है ना, तो उसके साथ वो भी शिफ्ट होगा, और उसका ये पॉइंट कहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है नीचे वाले रॉक पे ऊपर। सही है। अब क्या हो जाएगा, वेट इसके ऊपर काम करेगा और रिएक्शन कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, तो ये क्या करेंगे, कपल प्रोड्यूस करेंगे और ये रोटेट हो जाएगा और गिर जाएगा, तब बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा। बैलेंस कब तक रहेगा, जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो वेट है इसी लाइन से जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वो सिचुएशन ये रहेगा। अभी ये सब कुछ यूज करके इसको डिजाइन किया गया। इसको क्या किया गया होगा, इसको डिजाइन करते टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को जो फाउंडेशन नीचे दिया है इस ग्राउंड में, उस फाउंडेशन का मिलके ये पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो सब कुछ मिलके उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर नीचे लेके आए हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, ये इधर गिरेगा नहीं। गेटिंग और नॉट।
ये इसमें भी हम इनडायरेक्टली वही करते रहते हैं, हम उसको ट्रायल एंड एरर से हम क्या करते हैं, वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर वाले उनका सेंट्रोइड हम मैच करते हैं, हम बैलेंस करते हैं सो दैट वो गिरे नहीं। सही है, इसमें भी यही किया जाता है, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज करके उसका सेंट्रोइड हर बार चेंज किया जाता है, मतलब सेंट्रोइड का लोकेशन, और उस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है। गेटिंग और नॉट? तो मैंने उसको यहाँ पे समराइज करके लिख दिया है इस स्लाइड में, जो कुछ मैं अभी मैंने समझाया ये सब कुछ यहाँ पे लिख के दिया है, आप पढ़ सकते हो। ये आपको कहाँ पे यूज करना है, थ्योरी क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन इसके ऊपर सेपरेट नहीं आता है, आपका जो सेंट्रोइड निकालने का एक न्यूमेरिकल आएगा आपको 6 से 8 मार्क्स के लिए, उस क्वेश्चन में ही एक पहला लाइन होता है कि डिफाइन सेंट्रोइड और डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डिफाइन सेंटर ऑफ मास, 1 मार्क्स के लिए होता है। उसके साथ आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके लिए डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान है, ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ मास में क्या रहेगा, जहाँ पे एंटायर मास काम करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, जहाँ पे एंटायर वेट काम करेगा, ठीक है। तीनों सेम रहेंगे अगर डेंसिटी कांस्टेंट है और जीबी कांस्टेंट है। गेटिंग और नॉट? सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का सेंट्रोइड कैसे ढूंढना है वो हमें पता करना है। अब आगे मैं बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उनके लिए इन दोनों डेफिनेशंस की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेंट्रोइड निकालना रहेगा। उस सेंट्रोइड को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करते हैं, तो सेंट्रोइड कैसे निकालना है उतना ही हमें क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड ज्योमेट्री जैसे लाइन या रेक्टेंगल, सर्कल, ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज जो है उनका सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले, उनको यूज करके हमें नॉन स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज, कंपोजिट ज्योमेट्रीज, जैसे दो रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दिया, इस तरह की कंपोजिट ज्योमेट्री जो रहेगी उसका सेंट्रोइड निकालने का क्वेश्चन आता है आपको। सही है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके ऊपर पहले फॉर्मूले देखेंगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के, एंड देन स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज के फॉर्मूले देखेंगे, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।